जैसे जैसे आप आते जाएंगे लाइक शेयर भी करते जाएंगे। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी एक प्रगतिशील कक्ष में। अच्छा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है? तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन को शुरू किया था, प्रगतिशील शिक्षा को, जॉन डुई ने, जिनको जॉन डीवी कह देते हैं, शिकागो में अपनी वाइफ के साथ 1920s के अराउंड इन्होंने लैब स्कूल्स खोले थे, जिनको यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स भी कह दिया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रोग्रेसिव स्कूल्स को और क्या कहते हैं, तो लैब स्कूल्स कहते हैं, है ना। LAB लैब स्कूल को लैब स्कूल ही कहेंगे, ठीक। इसके अलावा यहाँ बच्चा एक्टिव रहता है, लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी होती है, ग्रुप में सीखता है, प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखता है ना, वर्तमान जीवन के लिए। ये सारी बातें, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन यानी ग्रुप्स में सीखना, सहयोगात्मक अधिगम, ये सब इसका हिस्सा है। बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। चलिए समझते हैं कहानी क्या है। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या है? जहां बच्चा ही सेंटर में है और बच्चे एक्टिव हैं, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की भावना है वहां। यानी चिल्ड्रन एंगेज इन पर्पसफुल एक्टिविटीज दैट रियलाइज देयर पोटेंशियल, यानी बच्चे ऐसे उद्देश्यपूर्ण कामों में इन्वॉल्व होते हैं जिससे वो अपनी क्षमता को रियलाइज कर पाते हैं। भाई जब हम पैदा होते हैं हमें पहले से थोड़ी पता होता है हमें यही करना है। तो बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में, यानी जिस मीनिंगफुल क्या होगा, जो उनकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, वास्तविक जीवन से, तो ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, संलग्न होंगे, जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाए। यानी जो उनके अंदर क्षमताएं छिपी हुई हैं वो निकल करके बाहर आए और एबिलिटी के अनुसार काम करेंगे, तो वो एबिलिटी भी बढ़ेगी। एबिलिटी को क्या माना जाता है? इंक्रीमेंटल है, यानी बढ़ाई जा सकती है क्षमता यदि आप अपने ऊपर काम करें। तो आज 80 नंबर आ रहे हैं किसी के मॉक में, कल को वही 120 भी आ सकते हैं। इंक्रीमेंट संभव है एबिलिटी में, बशर्ते मेहनत की जाए, ठीक से सीखा जाए, ठीक तरीकों से सीखा जाए, ठीक टीचर से जोड़ा जाए, है ना। तारीफ कर दूंगी अपनी। बी ऑप्शन है, टीचर इज एट द सेंटर ऑफ ऑल द टीचिंग लर्निंग। टीचर को सेंटर में नहीं रखना, बच्चे को सेंटर में रखना है। किसको? बच्चे को सेंटर में रखना है। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ही है चाइल्ड है सेंटर में, बच्चे के लिए है पूरी व्यवस्था जो है स्कूल की, ना कि स्कूल व्यवस्था के लिए बच्चा है, ठीक। सी ऑप्शन क्या है? टेक्स्ट बुक इज दी ओनली सोर्स। टेक्स्ट बुक ओनली सोर्स कभी नहीं हो सकता। ये बात मैं बहुत बार, बहुत सालों से कहती आ रही हूं कि भाई टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द रिसोर्सेज, कई सारे संसाधनों में से, जिसमें से टीचर के एग्जाम्पल्स होंगे, बोर्ड है, और आजकल इंटरनेट है, बातचीत, इंटरेक्शन है, डिस्कशन है, डिबेट है, बहुत सारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं। उन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में से एक सोर्स है आपका टेक्स्ट बुक। अंतिम सोर्स नहीं है, एकमात्र सोर्स नहीं है, गॉड नहीं है, या सर्वोसर्वा नहीं है, ओनली सोर्स नहीं है, वन ऑफ द सोर्सेज है। तो संसाधनों में से एक संसाधन है, एकमात्र संसाधन नहीं हो सकता किताब जो है। एग्जाम्स आर एट द सेंटर ऑफ ऑल टीचिंग लर्निंग। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने सीटेट क्लियर किया, अच्छे नंबर 136 इस तरह के भी नंबर लाए, एक किताब नहीं खरीदी थी। इस बार भी पॉलिसी का इंटरव्यू लिया और भी आप देखेंगे बुक ली ही नहीं थी अलग से। तो अगर टेक्स्ट बुक ही एकमात्र सोर्स होती तो फिर तो फेल हो जाते। एग्जाम्स आर एट द सेंटर ऑफ ऑल टीचिंग लर्निंग, पॉसिबल ही नहीं है कि भैया सिर्फ एग्जाम ही है सेंटर में। तो एग्जाम के लिए नहीं, सीखने के लिए सीख रहे हैं। सेंटर में एग्जाम नहीं होंगे, लर्निंग होगी सेंटर में, बच्चा होगा सेंटर में। तो बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधि में संलग्न होते हैं, दैट रियलाइजेस देयर पोटेंशियल, उससे उन्हें अपने पोटेंशियल का रियलाइजेशन होता है और वो जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं जिस तरफ उनका पोटेंशियल होता है। वो हमें, हर एक बच्चे में पोटेंशियल है सीखने का, एबिलिटी टू लर्न, अभी शुरुआत में बात हुई थी, है ना। हर एक बच्चे में पोटेंशियल है सीखने का, ये मान के चलना है। ये तीन बातें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मान के चलता है। वो कौन सी तीन बातें हैं? क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा है बच्चे में, हर एक बच्चे में जिज्ञासु है वो, आप ही उसकी जिज्ञासा को किल करते हैं। जब वो दीवारों पे कुछ लिख रहा होता है आप कहते हैं ये क्या कर रहे हो, है ना। उससे कुछ गलती हो जाती है कुछ करते हुए, आप कहते हैं ये क्या कर दिया, उसको डांट रहे हैं। तो या तो आप एक उसे ड्राइंग बुक ला के दे देंगे, भैया तुम्हें स्केचिंग पसंद है, चलो दीवार पे नहीं तो इस पे कर लो। क्रिएटिव है बाय नेचर, एबिलिटी टू लर्न, हर किसी बच्चे में सीखने की क्षमता है, और सीखने की क्षमता यानी पोटेंशियल रियलाइज कर पाएगा। पोटेंशियल है बच्चे में, एक संभावना है हर एक बच्चे के अंदर छिपी हुई, वो आपको निखार करके, उभार करके लेके आना है एज अ टीचर। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिम्मेदार सा महसूस हो रहा है आज पढ़ते हुए कि यार बड़ी जिम्मेदारी है टीचिंग, तो है, हम तो ऐसी मजाक मजाक में बस क्वेश्चन सॉल्व करने आए थे। चलिए खैर, ए ऑप्शन था ये। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ऑर्डर टू प्रमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के सृजन के लिए या ज्ञान की रचना को प्रमोट करने के लिए कि बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके, बाय लर्नर्स यानी बच्चों के ही द्वारा, अ स्कूल शुड प्रमोट डैश पेडागोजीज। पेडागोजीज क्या होती है? साइंस ऑफ टीचिंग या आर्ट ऑफ टीचिंग, यानी कौन से वो वेज होंगे जिसके थ्रू सिखाया जाएगा, उसको पेडागोजी कहा जाता है। बात सही है। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को डैश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। बताइए कैसे शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां, यानी कौन सी टेक्निक्स, कौन से वेज को, कौन सी पेडागोजीज को। भाई जो आप कहते हैं भाई आपका टीचिंग स्टाइल बहुत प्यारा है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, तारीफ करते हैं, जुड़े हुए हैं आप लोग, समझ में आता है आपको।
मतलब क्या हुआ, उस व्यक्ति की एक पेडागोजी है, उसका एक वे ऑफ टीचिंग है, वो आपको पसंद है। तो कैसा कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हो, यानी बच्चे के शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कि बच्चा खुद से ज्ञान का निर्माण कर सके। आपने उसको इतना क्यूरियस बना दिया, आज कोई क्वेश्चन पूछा वो घर जाके सर्च करेगा, 4 लोगों से पूछेगा, खुद से जानने की कोशिश करेगा, 4 किताबें खोलेगा। ये कहां होगा, जब बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड, उसके एटीट्यूड का ध्यान में रखा जाएगा कि उसकी रुचि किस चीज में है। तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा वाली जो शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां हैं उनको सेंटर में रखिए, जहां बच्चा केंद्रित में हो। वैसी पेडागोजी, यानी मेरा जो भी वे होगा मैं बच्चों को ध्यान में रखूंगी कि आपको समझ में आए, आपकी एज के अकॉर्डिंग कौन से एग्जांपल्स में मजा आएगा आपको, है ना। कैसे ब्रेकअप पैचअप का नाम लेते ही सारे लोगों की नींद खुल जाती है, ठीक है ना। इजी आते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन, लेकिन ये टॉपिक हर एक टॉपिक की जड़ में है कहीं ना कहीं, चाहे वो पियाजे-वाइगॉस्की हो यानी पूरा कंस्ट्रक्टिविज्म हो, चाहे वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, चाहे वो इंक्लूसिव एजुकेशन हो। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको इनडायरेक्टली देखने लग जाए तो पूरा पेपर इसी के अराउंड दिखेगा आपको फिर पूरा, ठीक। डेवलपमेंट को छोड़ दें तो, क्योंकि डेवलपमेंट अपने आप में ही चाइल्ड सेंट्रिक है, वो डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड सेंट्रिक वेज हम पता कर रहे हैं। तो शिक्षक केंद्रित नहीं हो सकती पेडागोजीज, चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए। जो वेज हैं वो बच्चे को ध्यान में रख के बनाए जाने चाहिए, एग्जाम सेंट्रिक, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं, ठीक। आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि कौन एक्टिव होता है, तो दोनों एक्टिव होते हैं, टीचर एंड बच्चा दोनों एक्टिव होते हैं, पैसिव नहीं हो सकते कभी भी। पैसिव वर्ड ही नेगेटिव है, निष्क्रिय है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और जवाब देंगे। थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, बट एक बीच में अभी गैप आया, तो थोड़ा सा आपका वो फ्लो बनना या वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है ना। वैसे भी कोशिश करते हैं कि ठीक से चीजें होती रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण कब होगी कोई चीज आपके लिए, तब होगी जब आपके जीवन से जोड़ दी जाएगी, वो बात आप कभी नहीं भूलते जो आपकी लाइफ से कनेक्टेड होती है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम यानी मीनिंगफुल लर्निंग कब होगी, और इफेक्टिव यानी प्रभावशाली, जो प्रभावी हो, जिसको वो भूले ना और जिसको याद रखने की जरूरत भी ना पड़े। क्या कह रहे हो, प्यार जैसी बात हो रही है। देखिए, तो बेसिकली इफेक्टिव मतलब प्रभावी, जो उसके जीवन में प्रभाव डाले और जिसका कोई मीनिंग हो उसके लिए, यानी बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम बस सुनने में अच्छा लगता है, ये एकदम गलत तरीका है। स्टैंडर्डाइज का मतलब है सबके लिए एक, यानी वन साइज फिट्स ऑल, मतलब एक साइज सबको फिट कर जाएगा, मतलब एक डंडे से सबको हाँक रहे हैं आप। डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक, ये हम बहुत बार डिस्कस करते हैं ना। तो सबके लिए एक मेथड काम का नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, सारे बच्चे एक तरीके से ही सीखेंगे, गलत बात है। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम ना होकर के डिफरेंशिएटेड वेज होने चाहिए या एनरिच्ड करिकुलम होना चाहिए। बात सही है कि नहीं है, बताइए फटाफट से, बात सही है या नहीं है। देखिए, एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच तो सिर्फ एग्जाम को ध्यान में रखना है, मतलब नंबर पे फोकस है। इनफ्लेक्सिबल टाइम टेबल हो, टीचर हो, कुछ भी हो, पूरे एजुकेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। आपने सुना होगा ना, जो चीजें ज्यादा सख्त होती हैं टूट जाती हैं, वो पेड़ जो झुकते नहीं है टूट जाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, टाइम के साथ चेंज होना जरूरी है, टीचर का भी, बच्चों का भी, सिस्टम का भी, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी यानी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बिल्कुल आसान बात कि सबसे बेहतर मीनिंगफुल लर्निंग या इफेक्टिव लर्निंग कब होगी, जब बच्चे को ध्यान में रख करके आपके एग्जाम्पल्स वैसे होंगे जो बच्चे की लाइफ से कनेक्ट करें, आपके वेज वैसे होंगे जो उसको समझ पाए, जो उसके पोटेंशियल को निखार पाए। तो अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र या लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी होनी चाहिए एक व्यक्ति की। बात सही है या नहीं है, एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होपफुली यहां तक कोई समस्या, दर्द, परेशानी कुछ नहीं होगा किसी को भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एंश्योर चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग, यानी कि निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है, बताइए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एंश्योर यानी इंश्योर नहीं करता, पक्का नहीं करता चाइल्ड सेंटर्ड एंड टीचिंग लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को या चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग को, मतलब बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है, यानी बच्चे को सेंटर में कहां नहीं रखा गया। नॉट लिखा हुआ है क्वेश्चन में जब नॉट लिखा हुआ होता है, नहीं लिखा हुआ होता है, या एक्सेप्ट लिखा हुआ हो, सिवाय जिसको हम कहते हैं, या फिर लीस्ट लिखा हुआ हो, समझ जाओ आपसे क्वेश्चन पेट पे बाण मारने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप, इजी होगा बट कान खड़े करके पढ़ना है, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से। सेफ एंड सिक्योर चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये तो चाइल्ड सेंटर्ड है, हमें पता करना है कौन सा नहीं है चाइल्ड सेंटर्ड।
फियर फ्री होना चाहिए, जहां बच्चे को भय ना हो अपनी बात कहने से पहले, चाहे वो जवाब गलत ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बात को एक्सप्रेस कर सके, अभिव्यक्त कर सके। सी ऑप्शन है प्रैक्टिस ऑफ पॉजिटिव डिसिप्लिन इन दी क्लासरूम। अब कई लोगों ने ये भी टिक कर दिया होगा कि डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन तो बुरी बात है, जबकि ऐसा यहां नहीं होना चाहिए था। रिकॉग्नाइजिंग स्टूडेंट्स एज पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज, देखिए पीडी बोलते हैं इसको, पीडी बोले तो पॉजिटिव डिसिप्लिन। पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या है कि आप जो पॉइंट्स ऑफ डिसिप्लिन है उसको आप पहले से बता देते हैं, यानी बच्चे को पता है। ये पेरेंटिंग स्टाइल में भी आप अपने घर में भी अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं डील इस पॉजिटिव डिसिप्लिन के साथ, और स्कूल में टीचर भी इसको यूज कर सकते हैं। ये कैसा डिसिप्लिन है कि आप पहले से बता रहे हैं क्या चीजें डिजायरेबल हैं, किस व्यवहार को करने से क्या रिवॉर्ड या क्या सही रास्ता दिखेगा, और किस गलत व्यवहार के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और सही व्यवहार के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कह देते हैं ना माँ बाप कई बार कि कोई बात नहीं बेटा, जो करना है करो, नहीं पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, फोन में लग रहे हो, देखोगे अपने जीवन में खुद दुख पाओगे। क्या है ये जो ज्ञान की बात है, ये पॉजिटिव डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करती है। वो मारपीट नहीं रहे हैं आपको, लेकिन उन्होंने आपको क्लियरली बता दिया है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है या उसके रिवॉर्ड्स क्या हो सकते हैं। सुबह आप 3 बजे पढ़ते हुए देखा, या आप मेहनत करते हैं, माँ बाप वो चीज देखते हैं, और फिर वो अगर कह रहे हैं कि बेटा तुम तो बहुत मेहनती हो, माय फादर यूज्ड टू से बेटा बहुत मेहनती है, तो अब ये मेहनती क्या हुआ, ये मेरे लिए पॉजिटिव डिसिप्लिन भी हो गया और पॉजिटिव पॉइंट भी हो गया। ठीक है ना, रीइंफोर्समेंट का काम करेगा फिर ये। रिकॉग्नाइजिंग स्टूडेंट्स एज पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज, कभी भी चाइल्ड सेंट्रिक नहीं हो सकता, यानी बच्चे को आपने पैसिव रेसिपिएंट मान लिया, यानी बस वो ज्ञान को भरेगा अपने अंदर, खाली बर्तन है, निष्क्रिय है, एक्टिव नहीं है, सो जाए नींद आ जाए क्लास में, कोई उससे पूछता भी नहीं है, बच्चे को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे आप। तो विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना, जहां बच्चा एक्टिव नहीं है वो ऑप्शन वैसे भी खराब है। पूरे सीटेट का एक सिंपल फंडा है, बच्चों को एक्टिव रखो, सक्रिय रखो। जहां बच्चा एक्टिव है, जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व है उतना बढ़िया सीखेगा। ठीक, तो बाकी सब में बच्चा एक्टिव है और बच्चे की बेहतरी के लिए भी है, लेकिन बच्चे का पैसिव होना बिल्कुल भी सही बात नहीं होगी। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इजी सा सवाल था, लड्डू क्वेश्चन, बट इनमें भी आप अटकते नजर आएंगे यदि थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्वीक कर देंगे तो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग अ टीचर शुड, यानी बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए, फैसिलिटेट करना यानी सुविधाजनक बनाना, बेहतर करना। टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, आप सुगम बनाने के लिए, सुगम करता है आप एक तरह से बच्चे के लिए। ठीक है जी, तो पहला ऑप्शन है इग्नोर कर दीजिए प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बच्चे को जो भी पूर्व ज्ञान है उसको भेज दो तेल लेने, कि हमें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कुछ भी, हम तो मान के बैठे, तुम तो खाली बर्तन हो, तुम्हारा कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है। जबकि बच्चा स्कूल आने से पहले भी कुछ तो प्रीवियस नॉलेज लेके आया होगा, कुछ तो पता होगा दुनिया के बारे में, है। नॉट क्लैरिफाई सिंटेक्स एंड स्ट्रक्चर, यानी बच्चे को क्लैरिफाई मत करो सिंटेक्स क्या होता है, कि कैसे कोई सेंटेंस बनता है, क्या स्ट्रक्चर होता है उसका, तो ये भी कोई बहुत पॉजिटिव बात नहीं हुई। यहां पे भी आपने, इससे फैसिलिटेट नहीं होगी, लर्निंग डिफिकल्ट बन जाएगी। मिनिमाइज जनरलाइजेशन एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी जो जनरलाइजेशन है, सामान्यकरण है, उसको मिनिमाइज कर दीजिए और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को क्या कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को मिनिमाइज नहीं करना होता जनरली। फिर भी देख लेते हैं, अवॉइड यूज ऑफ सब्जेक्ट जार्गन्स, ये बात हम कह सकते हैं कि टीचर को विषय से संबंधित भारी भारी जो शब्द हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, इतनी बात पक्की है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं मिनिमाइज जनरलाइजेशन एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, देखो जनरलाइजेशन कई बार आपको हेल्प भी देगा, कई बार आपको मिनिमाइज भी करना होता है, कि एक रूल सबके लिए नहीं हो सकता। ये जनरलाइजेशन है कि यहां पे भी यही बात लागू हो रही है और दुनिया के हर कॉन्सेप्ट पे यही बात लागू होगी, ये जरूरी नहीं है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कोई बुरी बात नहीं होती। ठीक, तो वो अपने आप में, इसका ऑफिशियल आंसर एक बार हमें देखना भी पड़ेगा, बट वो अपने आप में पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकता। जो उसका सेकंड पार्ट है ऑप्शन का, वो नेगेटिवली हमें कहीं लेके जा रहा है, तो उससे बेटर ऑप्शन फिर हमारे पास डी ऑप्शन है। फिर मैं एक बार इसको ऑफिशियली चेक कर लूंगी, इस पे आप स्टार मार्क करके रखिएगा, इस दिन डिस्कस कर लेंगे। तो अवॉइड यूज ऑफ सब्जेक्ट जार्गन्स, टेक्निकल वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज नहीं करने होते, उससे बच्चे भ्रमित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि पूछा क्या था क्वेश्चन ने पूछा था फैसिलिटेट करनी है लर्निंग आपको, तो फैसिलिटेट करनी है उसके लिए आप अवॉइड कर सकते हैं सब्जेक्ट जार्गन्स को भी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 6, बहुत ही आसान लड्डू सा क्वेश्चन है। अ टीचर शुड बी डैश अबाउट हिज पेडागोजीज, यानी एक टीचर को अपनी पेडागोजीज मतलब टीचिंग मेथड्स, वेज ऑफ टीचिंग, साइंस ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग के साथ क्या करना चाहिए। एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए, यानी कैसा नेचर होना चाहिए, क्या थॉट होना चाहिए आपके टीचिंग मेथड्स को लेकर के आपके दिमाग में। रिजिड होना चाहिए। रिजिड का मतलब है दुनिया बदल गई, आप नहीं बदले, तो आप नहीं बदले तो या तो दुनिया आपको छोड़ देगी, साइड कर देगी,
या फिर आप अपनी ही दुनिया में फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे क्योंकि आपके पास कोई होगा नहीं बात करने को भी, या समय के साथ आप नहीं बदले, फ्रिक्शन आएगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़े होंगे, द्वंद होगा, है ना। तो रिजिड होना किसी भी सेंस में बढ़िया बात नहीं है ना। कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके आप रिजिड हो सकते हैं जीवन में, बट रिजिडिटी अच्छी होती ही नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी वहां होनी चाहिए। ठीक, इनफ्लेक्सिबल का भी मतलब यही है कि आप में लचीलापन बिल्कुल नहीं है, आप इग्नोरेंट हैं तो और खराब बात है। आपके टीचिंग मेथड्स को लेकर के या आपकी जो टीचिंग पेडागोजी है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, यानी समय के साथ जो नए नए मेथड्स आ रहे हैं। अब जो लोग ये कहते हैं यार ऑनलाइन थोड़ी पढ़ाई होती है, आज की डेट में आप लोग फीस भरते रह गए 20-20 हजार 30-30 हजार, और आप फ्री में भी सीटेट निकाल गए। सालों साल हमने फ्री डिस्कशन किया है, फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आया नहीं यार ऑनलाइन भी होती है, फिर कोचिंग वालों को भी समझ आया अरे आ जाते हैं भाई ऑनलाइन ही आ जाते हैं, यहाँ भी हो जाती है पढ़ाई, तो है ना, उनको कुछ और देख के समझ आया। खैर, तो लचीला होना चाहिए आपकी पेडागोजी को। नए जो टीचिंग मेथड्स हैं, नए वेज हैं, इंटरनेट पे नए तरीके आ रहे हैं मान लीजिए, या फिर नए मेथड्स निकल करके आ रहे हैं, नई टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आ रहे हैं, उन सबको एक्सेप्ट करके अपने आप में बदलाव लाते रहना चाहिए। यानी टीचर को एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए सबसे पहले, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंज लाने की क्षमता होनी चाहिए, सीखने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं है जो आज से 10 साल पहले पढ़ा रहे थे वैसे ही आज पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी परिवर्तन नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम की बात है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इन अ मिडिल स्कूल क्लासरूम emphasis should be on creating an environment of। अब मिडिल स्कूल क्लासरूम हो, दुनिया का कोई क्लासरूम हो, हमें बच्चे को सेंटर में रखना है। कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन, कंपटीशन को नहीं कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है ना। कंपटीशन मतलब मारकाट, यानी कट थ्रोट कंपटीशन, यानी दूसरे को पीछे खींचना, ऐसी बात कंपटीशन में सिखाई जाती है जनरली। कंपटीशन एंड इंडिविजुअलिज्म, यानी सिर्फ अपना अपना देखो और कॉम्पीट करो। ड्रिल एंड मेमोराइजेशन, यानी बार बार 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये होता है ड्रिल, और रट्टा लगा रहे हैं बार बार, ये भी कोई पॉजिटिव तरीका नहीं है। फियर एंड स्ट्रेस तो अपने आप में नेगेटिव इमोशन है, कि सिर्फ स्ट्रेस और फियर से, डंडे के डर से कई लोग पढ़ लेते थे, बट वो पॉजिटिव चीज नहीं है उनके जीवन के लिए, है ना। तो क्या है, सहयोगात्मक और सहकारात्मक, यानी कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन, यानी बच्चे को आप कोऑपरेट करना सिखा रहे हैं, वो ग्रुप में सीखेगा, वो कोलैबोरेट करेगा। कोऑपरेशन क्या है, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। कोलैबोरेशन क्या है, सब मिलकर के कोई एक काम कर रहे हैं। ठीक है, कोलैबोरेशन में थोड़ी इंडिपेंडेंस ज्यादा होती है, कोऑपरेशन में एक दूसरे की सहायता ज्यादा होती है। दोनों ही अच्छी बातें, बच्चे एक्टिव होते हैं, ग्रुप में सीखते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स टू चिल्ड्रन, यानी नए कॉन्सेप्ट को, नई अवधारणाओं का जब आप परिचय करा रहे हैं, क्लासरूम में कोई नया कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं सारे कॉन्सेप्ट पुराने ही होंगे, उनसे काम चल जाएगा, नए नए कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाने पड़ेंगे। तो किस सीक्वेंस में आप इंट्रोड्यूस कराएंगे किसी एक नए कॉन्सेप्ट को, अगर आपको पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे? बच्चों को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, मान लीजिए प्याजे पढ़ रहे हैं और आपको प्याजे के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं आपसे बात करूंगी कि यार जब आप छोटे थे तो क्या कभी ऐसा हुआ था कि कोई खिलौना लाया और उसको देखने के चक्कर में, उसको समझने के चक्कर में, उसमें है क्या, वो जिज्ञासा के चक्कर में आपने वो खराब कर दिया हो? फिर आप कहेंगे हाँ हाँ एक बार ऐसा हुआ था, ऐसा मेरा बचपन में एक किस्सा था, फिर मुझे अपना कोई किस्सा याद आएगा, फिर आप बताएंगे, फिर हम बात करेंगे कि प्याजे है ना, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, छोटू से वैज्ञानिक हैं, जो कुछ ना कुछ उथल पुथल, खोजबीन, नई नई इन्वेंशंस, नई नई नवजात जो है नवाचार उनके अंदर होता है और कुछ ना कुछ नया करने की प्रक्रिया में रहते हैं। एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, सक्रिय निर्माता हैं ज्ञान के। फिर आपको आएगा समझ, हाँ हाँ ये तो पता है, ये तो पता है, मतलब लाइफ से जोड़ दिया आपके उस कॉन्सेप्ट को जो आप पहले से नहीं जानते थे, आपको जितना पहले से पता था उससे जोड़ दिया। भाई नींव के ऊपर बिल्डिंग बनती है ना, बिना नींव के थोड़ी बनती है। तो नींव क्या है आपके लिए? प्रीवियस नॉलेज। एक टीचर के लिए बच्चे के पास जो उसका पूर्व ज्ञान है दुनिया का, उससे जोड़ करके पढ़ाना। ठीक, तो व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स टू चिल्ड्रन, ग्लोबल टू लोकल, यानी जो बाहर दुनिया में वैश्विक रूप से चल रहा हो वहां से शुरू करो और लोकल पे लेके आओ, स्थानीय। भाई पहले मुझे अपने आसपास आस पड़ोस का ज्यादा पता होगा या दुनिया में क्या चल रहा है पहले उसका पता होगा। तो आप लोकल टू ग्लोबल जाते हैं, यानी बच्चे के आसपास से, यानी उसके परिवेश से दुनिया की तरफ जाते हैं, नोन टू अननोन जाते हैं, ग्लोबल टू लोकल नहीं आते। अमेरिका तो तब पता होगा, बराबर में क्या चल रहा है वो तो पता नहीं है। तो बराबर वाला जो पता होगा, संभावना ये ज्यादा है कि बच्चे को आसपास की चीज पहले ज्यादा पता होगी, क्योंकि वो पार्क में जाता होगा, कुछ आसपास देखता होगा, है ना। तो वो लोकल से आप ग्लोबल जाते हैं, पास से दूर जाते हैं, दूर से पास नहीं। ठीक है ना, कहीं और मतलब आ जाना है, इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज नहीं करना है, यहीं की बात हो रही है। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, हमेशा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, मूर्त से अमूर्त। पहले वो चीज जिसको टच और फील किया जा सके। जब आपको 2 सेब का उदाहरण दिया जाता था बचपन में कि एक सेब था, एक और आ गया, एक पेंसिल थी, एक और आ गई, 2 हो गए, क्या है ये? मूर्त है। फिर आपको कह दिया गया 89 पेंसिल थी और 89 को जोड़ दो किसके साथ? 29 के साथ, क्या है ये?
कुछ ना कुछ अमूर्त हो गया अगर वर्बली ही कह दिया तो पहले जो चीज सामने है जिसको टच फील किया जा सकता है, देखा जा सकता है, उससे शुरू करते हैं और फिर अमूर्त कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड टू कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, उल्टा चलते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है, पहले कॉन्सेप्चुअल से एप्लीकेशन बेस्ड की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होगा तब तो अप्लाई करोगे। फैमिलियर टू अनफैमिलियर, ये बेटर है। ये तीनों ही यहाँ गलत दिए हुए हैं, उल्टे दिए हुए हैं, ऑपोजिट दिए हुए हैं। ठीक, तो फैमिलियर टू अनफैमिलियर, और कॉमन सेंस भी यही कहता है कि फैमिलियर टू अनफैमिलियर। फैमिलियर क्या होता है? जिससे आपका परिचय हो, जिसको आप जानते हो। एक पार्टी में गए हैं, 500 लोग हैं, 500 लोगों में से आप 2 लोगों को जानते हैं या एक व्यक्ति को जानते हैं, आप पहले उसी के पास जाते हैं, चाहे कम ही जानते हो, लेकिन जिसको बाकी लोगों की अपेक्षा ज्यादा जानते हैं वहां से शुरू करके फिर आप बाकी नए दोस्त बनाते हैं। एक उदाहरण हो सकता है। फैमिलियर टू अनफैमिलियर क्या है? जो आप जिससे परिचित हैं उससे अपरिचित की तरफ जाते हैं, जो नहीं जानते हैं। परिचित क्या हो सकता है? आपका गली मोहल्ला, आपका गांव, फिर उसके बाहर आप जाते हैं शहर या आसपास की दुनिया में। तो परिचित से अपरिचित के हिसाब से जाया जाता है। बेसिकली ये वैसी सी बात है कि पास के आदमी से पूछोगे ना रास्ता, जो वहां रहता होगा, अमेरिका वाले से थोड़ी पूछोगे फोन करके बताना यहां से क्या रास्ता है। फैमिलियर होना चाहिए टॉपिक, जितना वो जानता है। नोन टू अननोन कहते हैं इस प्रिंसिपल को या इस मैक्सिम को टीचिंग के, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नोन टू अननोन यानी पहले जो बच्चे को आता है, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है, ओल्ड नॉलेज से नई नॉलेज को कनेक्ट करते हैं। फैमिलियर टू अनफैमिलियर जाते हैं। इसको 36 तरीके से लैंग्वेज बदल के पूछा जा सकता है। ओल्ड टू न्यू कहेंगे या प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को ऐड कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक तरीका है। अपरिचित से परिचित लिखा है हिंदी में, हाँ ये हिंदी में फिर गड़बड़ है। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम सी सही कह देंगे कि अनुप्रयोग से संप्रत्यात्मक, क्योंकि वो पूरी तरह से गलत नहीं है। ऐसा भी आप कर सकते हैं कई बार कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जिनमें एप्लीकेशन पहले सिखा देते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट बाद में। लेकिन हिंदी में ये गलत है क्योंकि इंग्लिश में सही है, तो हमारे लिए आंसर वैसे यही है ऑफिशियल, फैमिलियर टू अनफैमिलियर। उसका रीजन ये है कि कई बार हिंदी में गलती हो सकती है, आपको इंग्लिश वाला ही फाइनल माना जाता है पेपर में अगर ऐसा हो जाए कि हिंदी में गलत लिखा है तो, है ना। तो ये अपरिचित से परिचित नहीं, परिचित से अपरिचित, इसको ठीक कर लीजिएगा आप अपने ब्रेन में। आया पेपर में ऐसे ही है ये, लेकिन इसका आंसर फैमिलियर टू अनफैमिलियर है, डी ऑप्शन इंग्लिश वाला। आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। मैं भी तो कहूं इतनी कंफ्यूजन कैसे हो गई आपको। एडवोकेट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म गिव इंपॉर्टेंस टू, यानी रचनावादी जो हैं वो किस चीज को महत्व देते हैं। रचनावादी कौन लोग हैं? पियाजे, वाइगोस्की। रचनावाद क्या है? एक स्कूल ऑफ थॉट है, यानी विचारों का एक संप्रदाय है जो ये मानते हैं कि ज्ञान का सृजन या रचना करना संभव है यदि बच्चा एक्टिव रहे, सक्रिय रहे। कौन कौन लोग हैं? पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं, ब्रूनर हैं। पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कह रहे हैं भाई, पियाजे और वाइगोस्की को जनरली आपके सिलेबस में बताया जाता है। पियाजे हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी वो कहेंगे रेडिकली बच्चे की एक्टिविटी है जो है। वाइगोस्की है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी वो समाज को ज्यादा महत्व दे रहे हैं एक्टिविटी करने में। तो कंस्ट्रक्टिविज्म इन जनरल, जिसपे आपका एनसीएफ भी बेस्ड है, रचना करने पे, लर्निंग बाय डूइंग की बात करेगा कहीं ना कहीं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या, किस बात की वकालत करता है, समर्थन करता है ज्ञान के सृजन में? चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम की, यानी रचनावादी पाठ्यचर्या होनी, सॉरी रचनावादी नहीं, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या होनी चाहिए यहाँ। यानी ऐसा सिलेबस बनाओ, ऐसा करिकुलम बनाओ जो बच्चा जहां सेंटर में हो। ऐसे एग्जांपल्स दो जिससे बच्चा जोड़ पाए। जैसे आप ईवीएस की या कोई भी बुक पढ़ेंगे, अगर एनसीईआरटी की 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे जो लोग एसएसटी के लिए, मैथ साइंस के लिए, वो भी ये रियलाइज कर रहे होंगे कि बच्चों की भाषा में लिखी हुई किताबें हैं, उदाहरण ऐसे हैं जो उनके जीवन से जुड़ सकें, यानी चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है। उनकी एज अप्रोप्रिएट है, ऐसा नहीं है बच्चा 11 साल का आप उदाहरण दे रहे हो 25 साल के लेवल के। तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए, रचनावाद भी यही कहता है। और जितनी भी पेडागोजीज होंगी वो इसी बात को प्रमोट करेंगी जब बात होगी बच्चे को सिखाने की, बच्चे को एक्टिव रखने की। यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है, प्रोग्रेसिव होता तब भी आंसर यही हो जाता। ठीक है। कल्चरली नॉन रिस्पॉन्सिव पेडागोजी नहीं, कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी या कल्चरली रिलेटेबल होनी चाहिए पेडागोजी। जिस जगह पे आप पढ़ा रहे हैं, भारत में पढ़ा रहे हैं तो उस संस्कृति से जोड़ के पढ़ाइए। अमेरिका के उदाहरण ज्यादा देंगे तो समझ नहीं पाएंगे लोग, ठीक, या बच्चे। ओवरलुकिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सबसे खराब बात होगी। ओवरलुक करते रहे आप, मतलब इग्नोर करते रहे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मान ही नहीं रहे हैं कि सबको एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाए, जरूरी नहीं है। अलग अलग बच्चे अलग अलग ढंग से सीखते हैं। जैसे 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे सारे बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। सबकी रुचियां अलग होंगी, सबका सीखने का तरीका अलग होगा। किसी को जल्दी समझ में आ जाएगा, किसी को धीमे समझ में आएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सबका आईक्यू अलग होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जो लर्नर्स हैं आपके क्लासरूम में, मेजॉरिटी का, मैक्सिमम लोगों का आईक्यू एवरेज ही होता है। बहुत कम लोग होते हैं, ये तो स्टैट्स है, डेटा है जो इंटेलिजेंस में कहता है कि बहुत कम, 2% से भी कम लोग हैं दुनिया में जो बिल्कुल एवरेज से भी नीचे हैं या बिल्कुल रिटार्डेड वाली फॉर्म में हैं, और 5% या 2% ही लोग हैं जो जीनियस हैं। तो बीच में ही हैं हम लोग। ज्यादातर लोग आईक्यू का ज्यादा डिफरेंस क्लासरूम में नहीं पाया जाता।
डिफरेंसेस होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मेजर डिफरेंस वो नहीं है। आपका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, बैकग्राउंड, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। कन्वर्जेंट वेज ऑफ थिंकिंग, डाइवर्जेंट होने चाहिए वेज, दिशाओं में सोचना आना चाहिए, दिशाओं से एक पॉइंट पे नहीं। कन्वर्जेंट क्या है? ये क्वेश्चन कन्वर्जेंट है, क्या आपको एक क्वेश्चन दिया, इन्हीं 4 ऑप्शंस में से कुछ चूज करना है। ये इंटेलिजेंस चेक करेगा, आपकी बुद्धि चेक करेगा, रचनात्मकता नहीं। और आपको बच्चे में क्रिएटिविटी बढ़ानी है, रचनात्मकता, उसके लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चंस पूछिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए, क्लोज एंडेड नहीं। ठीक, तो बाल केंद्रित शिक्षा वाला जो है आपका करिकुलम होना चाहिए। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्योंकि आपने अगर डाइवर्जिफिकेशन जानते हैं आप, या फिर आप दिशाओं में सोचना जानते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग आपको आती है, तो आप इवेंचुअली कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, नई नई चीजें समझ जाएंगे, तो कन्वर्जेंट पे भी कुछ हद तक काम हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड का मीनिंग कॉन्क्रीट मटेरियल से रिलेटेड भी तो हो सकता है। यार होने को हो सकता है देवाशीष, मैंने अभी उसको पूरी तरह से नकारा नहीं है, लेकिन तरीका जो होता है क्लास में, आप कॉन्सेप्ट को कैसे, हमने क्या किया है अब तक अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम में, कॉन्सेप्ट 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 रटवा दिए। बच्चे को एप्लीकेशन पता नहीं है, इंजीनियरिंग कर ली, ये पता नहीं है क्या करते हैं इसका जो पढ़ा है, तो उस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को एप्लीकेशन बेस्ड से जोड़ देना है, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहता है। इसलिए वो सही नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे एक थॉट है कि जो चला आ रहा है उस चीज को ध्यान में रखा गया है, तो इसलिए वो आंसर सही नहीं हो सकता, फैमिलियर टू अनफैमिलियर ही होगा वहां। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूडीएल कहते हैं इसको, प्रीवियसली भी इस पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। यानी कौन सा एक पार्ट नहीं है या हिस्सा नहीं है सार्वभौमिक अभिकल्प अधिगम का, बताइए। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग क्या होता है? यानी एक यूनिवर्सल डिजाइन है जिसमें सभी के लिए, हर तरह के बच्चे को शामिल किया जा सकता है, अलग अलग मेथड्स होंगे, अलग अलग रिसोर्सेज होंगे, अलग अलग लेसन प्लान्स बन सकते हैं बच्चों के लिए। तो यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग जो कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फॉलो करता है, या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी अलग अलग बच्चों के हिसाब से अलग अलग तरह की इंस्ट्रक्शन आपने प्लान की हुई है। मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी यूनिवर्सल का मतलब क्या है? जिसमें सब तरह के बच्चों को इंक्लूड किया जा सके, तरीके डिफरेंट होंगे। सहभागिता के बहुविध साधन, बिल्कुल सही बात है, बच्चे एंगेज कर सके, अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग एक्टिविटीज हैं, किसी को बोल के बताना है, किसी को कोई एक्टिविटी करनी है, किसी को चार्ट पे लिख के दिखाना है, कोई पिक्चर बना के ला सकता है, डिफरेंट तरीके हैं एंगेजमेंट के। मल्टीपल मीन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन कभी भी पॉजिटिव बात नहीं हो सकती है ना, तो भेदभाव के बहुत सारे तरीके निकाल लेना यूनिवर्सल डिजाइन में नहीं आता, कि तुम इस घर से हो, इस जाति से हो, इस समूह से हो, इस रंग के हो, तो इसको यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग नहीं कहते, इसको सेग्रीगेशन कहते हैं, अलगाव कहते हैं, जो कि सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति जब हमारे साथ भेदभाव नहीं करती तो हम कैसे कर सकते हैं? तो डिस्क्रिमिनेशन एक नेगेटिव बात है, भेदभाव नहीं करेंगे आप बच्चे में, पैरिटी को ध्यान में रखेंगे। मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी मल्टीपल वेज हो सकते हैं किसी बात को कहने के, रिप्रेजेंट करने के। आप चार्ट पेपर भी यूज कर रहे हैं, आप कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, आप ओरली कुछ बात बता सकते हैं, बच्चों में डिस्कशन करा सकते हैं, डिबेट करा सकते हैं, फील्ड ट्रिप पे ले जा सकते हैं, रोल प्ले करा सकते हैं, 70 तरीके हैं किसी बात को रिप्रेजेंट करने के। तो आप मल्टीपल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं, वेज का यूज कर सकते हैं सेम टॉपिक को पढ़ाने के लिए। मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कहने के भी, अभिव्यक्त करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से कोई बात कही जा सकती है। तो ये तीनों बातें पॉजिटिव हैं, तीनों बातें क्या है? पॉजिटिव हैं। बच्चा एक्टिव रहेगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन से बच्चे में हतोत्साहित होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो एकमात्र सही उत्तर है बी। और अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो ये नेगेटिव है, यानी एक ही बात गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, नॉट लिखा हुआ था पेपर में। अगर आपने देखा हो, ये क्वेश्चन नहीं लिखा था, हिस्सा नहीं है, तो भेदभाव के बहुविध तरीके हिस्सा नहीं हो सकते यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग के लिए, क्योंकि वो डिजाइन यूनिवर्सली सबके लिए है, तो उसमें अलग अलग वेज होंगे। डिस्क्रिमिनेशन कभी भी सबको इंक्लूड नहीं करेगा, फिर 4 बच्चे फेवरेट बन जाएंगे, बाकी बच्चे रह जाएंगे। तो बी ऑप्शन जो है वो यहां सही है, क्योंकि वही गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टू क्रिएट अ कॉन्ड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट अ टीचर शुड, यानी कि एक अनुकूल समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी समृद्ध वातावरण बनाना है, सुगम वातावरण बनाना है, जहां बच्चे बेहतर हो सकें, आगे बढ़ सकें, एक ऐसा एनवायरमेंट जो पॉजिटिव हो। भाई जिस घर में हर टाइम शोर मचता हो, आप क्यों जाते हैं? बहुत सारे लोग लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ने, कि घर में इतना शोर है, कभी मम्मी बुला लेती है, सब्जी ले आओ, फलाना कर दो, ये कर दो, मक्खी मार दो, है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वहां कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट नहीं है लर्निंग का। लाइब्रेरी क्या हुआ? एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट हो गया, सब पढ़ रहे हैं बैठ के, किसी का फोन बज जाए तो सब आंखें निकाल के देखते हैं एक दूसरे की तरफ, मतलब कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट है वो। एनवायरमेंट आपको समृद्ध एनवायरमेंट मिल रहा है वहां, जो आपको आगे बढ़ाएगा। तो टू क्रिएट अ कॉन्ड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट अ टीचर शुड, ऐसे ही टीचर को एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करना है
बताइए क्या होगा? फोस्टर कोलैबोरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। आपको देख लेना बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव किस ऑप्शन में, यहां कहीं तो होगा ही ना। कोलैबोरेशन का मतलब है एक दूसरे को के सहयोग की बात करें, एक दूसरे के साथ कुछ सीख रहे हैं, ग्रुप में सीख रहे हैं, बात तो सही है। हैव वेरी लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। एक बात आपको ध्यान रखनी है, टीचर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चे से, वो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। यदि आप बच्चे से लो एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो वो खुद से भी लो ही रखने लग जाएगा एक्सपेक्टेशन। तो आपको बच्चे से ठीक ठाक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, हाई एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, और उसको कहना चाहिए तुम में क्षमता है, तुम कर लोगे, जिस चीज में उसमें कुछ करने की क्षमता हो उस चीज पे और बढ़ावा देना चाहिए। ये नहीं कि तुमसे तो हो ही ना पाएगा। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं और खतरनाक हैं वो, लेकिन बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं। तो हैव वेरी लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स, जी नहीं। अवॉइड गिविंग मास्टरी ओरिएंटेड फीडबैक। मास्टरी ओरिएंटेड फीडबैक क्या होता है? मास्टर बन जाए आप किसी चीज के, मतलब पारंगत हो जाए आप किसी चीज में, आपको नंबर से ज्यादा फोकस लर्निंग ओरिएंटेशन पे है। इसको लर्निंग ओरिएंटेड भी बोलते हैं कि आपका ध्यान जो है वो लर्निंग पे है, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, यानी सीखना, सीखने के लिए सीखना। मतलब आपको मजा आ रहा है पढ़ने में इसलिए आप पढ़ रहे हैं, पेपर भी देंगे ठीक है, क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये वही है कि एक्सेलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। 3 इडियट्स। आते हैं डी ऑप्शन, नॉट गिव एनी ऑटोनॉमी टू स्टूडेंट्स, यानी बच्चों को कोई स्वतंत्रता ही मत दो। भाई स्वतंत्रता तो देनी पड़ेगी, बच्चे को एक्टिव रखना पड़ेगा, बच्चों को पैसिव नहीं रख सकते आप कि उसको कोई भी उसका चॉइस का या उसका कोई मन की बात कुछ कहने नहीं दे रहे हो, कोई ऑटोनॉमी नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट वो खुद से कर ही नहीं सकता है, तो ये बात भी गलत हो गई। तो कोलैबोरेशन एकमात्र पॉजिटिव बात है जहां बच्चा एक्टिव है, कि बच्चे सहयोग करके ग्रुप में 4 चीजें सीखेंगे एक दूसरे से, सोशलाइजेशन अच्छा होगा, सामाजिकरण। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आ टीचर शुड एनकरेज हर स्टूडेंट्स टू, यानी एक टीचर को अपने बच्चों को किस चीज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फास्ट चलो फास्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। चलिए, अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। अब इजी क्वेश्चन है ना। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किसके लिए अभिप्रेरित करना चाहिए, क्यों मोटिवेट करे, किस चीज के लिए मोटिवेट करे टीचर, जल्दी बताओ। अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस मीनिंग ऑफ कंटेंट बीइंग टॉट। रोट मेमोराइजेशन, जी नहीं। कॉपी ऑफ द कंटेंट पैसिवली, वो भी दो नेगेटिव वर्ड। फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स थ्रू अ फिक्स्ड मेथड, ना 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 मुन्ना ना, फिक्स्ड नहीं, फ्लेक्सिबल होने चाहिए मेथड्स, रिजिड नहीं, फिक्स्ड नहीं होने चाहिए। पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु हेल्प करनी चाहिए, एनकरेज करना चाहिए कि जो सिखाया गया है उसको वो सीखा है या नहीं है उस तरफ बढ़ावा देंगे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए जरा। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट फर्दर नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ, यानी जो बच्चे हैं वो फर्दर नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब बच्चे इनमें से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी नया किस आधार पर सीखेंगे, पुराने के आधार पे। कितना आसान से सवाल है। व्हाट इज इररेलेवेंट फॉर देम, जो इररेलेवेंट है, जो अप्रासंगिक है, जिसका पता ही नहीं है उन्हें, जो इररेलेवेंट है उसके बेसिस पे कैसे सिखाओगे भाई। व्हाट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड बाय देम, यानी जो उनका एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो वर्तमान ज्ञान है, जो प्रीवियस नॉलेज है, जो ओल्ड नॉलेज है, जो वो जानते हैं, जो उनको ऑलरेडी समझ आ गया है, उसके बेस पे आप उनको आगे नया सिखाते हैं। नोन टू अननोन, फैमिलियर टू अनफैमिलियर, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। ठीक, कंप्लीटली एलियन चीजें नहीं सिखाई जाती कि उनको पता ही नहीं है जिस बात का, अचानक से वो पढ़ाना शुरू कर दिया जिसका बीच में कोई जिक्र ही नहीं था, ना कोई प्रीवियस नॉलेज है। बियॉन्ड देयर कॉग्निटिव लेवल्स, देखो जो संज्ञानात्मक स्तर है यानी उनकी समझ का स्तर, कॉग्निटिव का मतलब क्या है, जो भी उनके दिमाग में थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी उनका आज का लेवल है दिमाग का, मेंटल एबिलिटी है, उससे बहुत दूर। तो आपसे अगर मैं एकदम इतनी कठिन भाषा में बात करने लग जाऊं कि जो आपको पता ही नहीं है, वो उसके बहुत दूर जाने पे क्या होगा, आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्या हो जाएगा, कोई मतलब नहीं हुआ उस बात का। तो कॉग्निटिव लेवल के बहुत हल्का सा ऊपर लेके जाना होता है लेवल, स्टीफन क्रेशन की जो आप वो हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, +1 करना होता है, बियॉन्ड या फार बियॉन्ड नहीं जाना होता, हल्का सा टिपिकल करना होता है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग भी रहे और थोड़ा सा आपको समझ भी आता रहे। तो बी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर, कि हमको जो बच्चे को ऑलरेडी आता है उसके बेसिस पे कनेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फटाफट से। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इन्वॉल्व्स, लर्नर सेंटर्ड मतलब चाइल्ड सेंटर्ड, यानी लर्नर सेंटर में है, बच्चा सेंटर में है ना, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। फटाफट से बताइए, और आज के समय में हम यही अप्रोच लागू करते हैं। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इन्वॉल्व्स मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग, यानी बच्चा एक्टिव है। भाई ऐसी चाइल्ड सेंटर्ड किसको कहेंगे, वो विधियां जहां शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास, यानी बच्चे इनिशिएट कर रहे हो, बच्चे एक्टिव हों, बात सही है। टीचर ड्राइंग कंक्लूजन्स फॉर द लर्नर्स, यानी टीचर ही सब कुछ कर दे रहा है बच्चे के लिए, उसको कंक्लूजन तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं आप। लर्निंग बाय डूइंग हो ही नहीं पा रही, करके सीखना हो ही नहीं पा रहा। ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन अभी बताया था नहीं करना, प्रोग्रेसिव इंस्ट्रक्शन चाहिए, ट्रेडिशनल नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड चाहिए। टेक्स्ट बुक इज सेंटर, नहीं नहीं नहीं, बच्चा सेंटर, एक्टिव होना चाहिए बच्चा। ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन 15 है, टीचर्स शुड कन्वे देयर बिलीफ्स टू द स्टूडेंट्स दैट एबिलिटी इज, ये बताया था मैंने इन बिटवीन कि
शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि क्षमता क्या है, यानी एक ऐसा बिलीफ, क्योंकि जो बिलीफ है वो बहुत बड़ा रीजन है आपके कुछ अच्छा करने के पीछे भी और बुरा करने के पीछे भी। कि अगर आपने मान लिया है कि ये बहुत क्लीशेड लाइन हो चुकी है, इंटरनेट पे बहुत फैल चुकी है ना, कि आप मान लो या ठान लो तो क्या नहीं कर सकते एंड ऑल, बट ये सच भी है। ये आपकी पेडागोजिकल वेज यूज करते हैं इस चीज को। धन्यवाद हिमाली, है ना। ये पेडागोजी आपकी कहती है, ये थियरीज आपकी कहती हैं कि जो आपका बिलीफ सिस्टम है, यानी जो आपका मानसिक सेट है, मेंटल सेट है, जो वो बिलीफ्स आपके क्या करते हैं, आपकी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। अगर आपको लगता है कि यार मैं कर लूंगा, सीख लूंगा, तो कर ही जाएंगे, फिर आप उस तरह के एफर्ट डालेंगे। तो शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि बेटा एबिलिटी जो है, क्षमता जो है, वो क्या होती है, इंक्रीमेंटल होती है, यानी उसको बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है जो वो बोलते हैं ना, कई लोग, आपने ये एग्जांपल बहुत बार सुना होगा कि यार क्या हो गया, ड्राइविंग है मान लो, सीख लेंगे, कोई पेट से सीख के थोड़ी आता है। इंग्लिश है मान लीजिए, लैंग्वेज है ना, स्किल है, सीखी जा सकती है। यानी एबिलिटी इंक्रीमेंटल है, आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, बस मेहनत नहीं हो पाती बहुत सारे लोगों से। तो अनकंट्रोलेबल है ऐसा नहीं है, फिक्स्ड है ऐसा नहीं, एबिलिटी फिक्स्ड नहीं होती, इंक्रीमेंटल होती है। एंटायरली डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे जो चीज आप ये कहेंगे यार ये तो जो हेरिडिटी से मिल गया वही है, या ये तो मेरे पास पैसे नहीं थे, जिनके पास पैसे हैं वही सीख सकते हैं, तो ये फैक्टर्स कुछ हद तक शायद सही भी हो, लेकिन ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, फिर उस बात पे क्यों सोचना कि पेपर ऑफलाइन हो गया कि ऑनलाइन हो गया। आप क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। तो एबिलिटी इंक्रीमेंटल है, भाई ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो मैं सीख सकता हूं, बात खत्म, सीख लेंगे, ठीक। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एबिलिटी फिक्स्ड नहीं मानी जाती साइकोलॉजी में या पेडागोजी में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए एक बार, क्या कहता है ये, Which of the following aspect should be promoted by a teacher among her students? यानी किस पक्ष को प्रमोट किया जाना चाहिए, किस पहलू को बढ़ावा दिया जाना चाहिए एक टीचर के द्वारा। पैसिव इमिटेशन को, इमिटेशन होता है नकल करना, और वो भी पैसिव यानी निष्क्रिय, बस रट्टे लगा लो, जो दिखाया गया उसको रट लो, लिख लो चुपचाप से। रोट मेमोराइजेशन आपको पता ही है, रटंत विद्या चलंत नाही। मीनिंगफुल और रोट लर्निंग दो प्रकार होते हैं लर्निंग के। मीनिंगफुल क्या है, जो अर्थपूर्ण हो, जो आपके जीवन से जुड़े, जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई हो, जिसमें आप एक्टिव हो, सक्रिय हो, यानी बच्चा। रोट लर्निंग, पैसिव इमिटेशन, ये सब क्या है, ये रट्टाफिकेशन है। तो इसमें वही चतुर रामलिंगम वाला हाल होगा फिर, जो वो स्पीच दी थी उन्होंने 3 इडियट्स में। नॉलेज कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही बात है कि बच्चा ज्ञान को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, हाई कॉम्पिटिशन नहीं, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन को बढ़ाना है। तो नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ज्ञान निर्माण को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाय, यानी कि बच्चे सबसे बेहतर तरीके से कैसे सीखते हैं, जहां वो एक्टिव होंगे। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ जवाब। पैसिव इमिटेशन अगेन नेगेटिव है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, इसको कई लोग बहुत अच्छा मान लेते हैं बट ये है नहीं। रोट मेमोराइजेशन पहले ही साइड हो गया। अब ए है या बी है, गाइडेड डिस्कवरी। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाय गाइडेड डिस्कवरी, खोजी अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। वो सबसे बेहतर तरीके से तभी सीखेंगे जब उनको अन्वेषण का मौका मिल रहा हो, खोज करने का मौका मिल रहा हो। और गाइडेड मतलब टीचर या कोई भी जो व्यक्ति उनसे ज्यादा जानता है उनको थोड़ा सा गाइड कर दे वहां पे, तो असिस्टेंस मिल जाएगी। ड्रिल एंड प्रैक्टिस यहाँ सही तरीका नहीं होगा, क्योंकि बच्चा ड्रिल एंड प्रैक्टिस में क्या होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक चीज को 10 बार लिखो फिर प्रैक्टिस करो, तो इसमें रट्टाफिकेशन थोड़ा सा उधर चला जाता है। इसमें एक्टिव कम है बच्चा, रट्टाफिकेशन बेशक ना हो लेकिन एक्टिव कम है, तो उसको उतना पॉजिटिव नहीं मानते, लेकिन काम चलाया जा सकता है, आता ही नेगेटिव सेंस में ही है जो ड्रिल एंड प्रैक्टिस है। तो गाइडेड लर्निंग या गाइडेड डिस्कवरी, अन्वेषण, खोज करने का मौका जहां मिले बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो समझते हैं कहानी क्या है। असर्शन है, स्कूल शुड एम्फसाइज ऑन मियर रिप्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स लर्न्ड, यानी विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्रियों के पुनरुत्पादन पर जोर देना चाहिए। यानी जो सीख लिया है उसका रट्टाफिकेशन, उसको उगल दो जाकर के पेपर में जो रटा है। रीजन क्या है इसका, मेमोरी इज नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉर इंटरप्रेटेटिव, यानी जो आपकी मेमोरी है, मेमोरी यानी स्मृति, ईरानी नहीं नॉर्मल स्मृति, जो आपकी मेमोरी है वो कंस्ट्रक्टिव ना ही वो कंस्ट्रक्टिव होती है, ना ही वो इंटरप्रेटेटिव होती है। यानी ना तो उसमें इंटरप्रिटेशन संभव है, उससे कुछ आप ना कंक्लूजन निकाल सकते हो, ना इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो, और ना ही वो कंस्ट्रक्टिव होती है, यानी कुछ नया सृजन करने में आपको मदद नहीं करती है। देखिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू। देखिए ए कभी सही नहीं हो सकता क्योंकि ये रटने पे बात कर रहे हैं, रोट लर्निंग की बात हो रही है। मियर रिप्रोडक्शन ऑफ लर्न मटेरियल, जो सीख लिया उसको उगल दो, तो ये तो फॉल्स है 200%। तो जहां भी ए सही है वो गलत है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू नहीं हो सकता, ए सही हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाएगा भाई, है बोथ ए एंड आर आर ट्रू नहीं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये तो और खराब है। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, अब मजबूरी हो जाती है कि हमें आर को फॉल्स मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज चांसेस थे कि आर
पूरी तरह से गलत नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेमोरी कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकती। भाई अगर मुझे मान लीजिए मैंने पढ़ाई नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ है ही नहीं, मेरी मेमोरी में कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे समझाऊं आपको, किस चीज से समझाऊं? तो मेमोरी ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है खराब चीज है, नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉर इंटरप्रेटेटिव, कि ना तो कंस्ट्रक्टिव ही होती है ना इंटरप्रेटेटिव होती है, ये कहना बहुत सही नहीं होगा। बट यहाँ ऑप्शन हमारे पास कोई और है नहीं, और बोर्ड ने भी यही माना है फिर। और उसका रीजन ये है ना कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया जहां पे आर सही हो ए गलत हो, कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है ये बात। वैसे अपने आप इंडिपेंडेंटली ये सही हो सकती थी, बट रीजन की फॉर्म में सही नहीं है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 कि क्योंकि रट्टाफिकेशन से कोई इंटरप्रिटेशन नहीं आएगा, उस सेंस में ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट्स एंगेजमेंट, यानी बच्चे ज्यादा से ज्यादा एंगेज करें, यानी एक्टिव हो इन लर्निंग प्रोसेस, आ टीचर शुड, क्या करना चाहिए? लर्निंग प्रोसेस में बच्चे ज्यादा से ज्यादा एंगेज हो, संलग्नता उनकी ज्यादा से ज्यादा हो, अधिकाधिक इन्वॉल्वमेंट हो उनका। इसके लिए मिनिमाइज कर देंगे ऑटोनॉमी, बच्चों को स्वतंत्रता देना बंद कर देंगे। ये एकदम बकवास बात है ना, खराब बात है ये। क्यों? क्योंकि बच्चों की स्वतंत्रता अगर आपने छीन ली, मतलब आप उनके मन में जो आएगा वो कुछ नहीं कहने देंगे, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करने देंगे, बच्चे के अनुभव को इग्नोर कर देंगे, उसके एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करने देंगे, यानी जो उसको पहले से आता है प्रीवियस नॉलेज, उस पर वो नया ज्ञान बना नहीं पाएगा। तो क्या हो जाएगी? भसड़ हो जाएगी, बहुत बुरी हालत हो जाएगी इस स्थिति में। और ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट इसका सिंपल मतलब ये है कि बच्चे की ऑटोनॉमी या आजादी छीनना कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। मैक्सिमाइज ऑटोनॉमी ऑफ स्टूडेंट्स, जी नहीं। मैक्सिमाइज डिस्ट्रैक्शंस को बढ़ावा दे दो। बेटा एक नहीं 3 फोन देंगे तुमको, 4 कंप्यूटर 3 फोन, है ना? तो डिस्ट्रैक्शंस को बढ़ावा नहीं देना। डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकते हैं? किसी के लिए फोन हो सकता है, किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन, यहां अगर मैं बात करूं क्लासरूम के सेंस में जो बात हो रही है, स्कूल में तो आप फोन नहीं लेके जाते हैं, यहां पे डिस्ट्रैक्शन हो सकती है बाहर से कोई शोर आ रहा है, क्लास में मैक्सिमम शोर आ रहा है, कहीं से डीजे बज रहा है स्कूल में, अब ध्यान कहां से लगेगा, है ना? या कोई और डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, ऐसी अनकंफर्टेबल सीट पे बच्चा बैठा हुआ है जिसपे वो ठीक से बैठ ही नहीं पा रहा, वो हिलती रहती है बार बार, तो वो डिस्ट्रैक्शन ही है एक तरह का। तो इसको मैक्सिमाइज नहीं मिनिमाइज करना होता है, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल्ड एनवायरमेंट देना होता है जहां बाकी सारी चीजें कंट्रोल में है, मतलब बच्चा शांति से सीख पाए। भाई कंफर्टेबल जगह पे तो बैठ के पढ़ोगे ना, अब हर किसी के बस का तो नहीं ना लालटेन से वो चमत्कार कर दें। ज्यादा संभावना है कि अगर थोड़ा सा माहौल ठीक मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा कर जाएंगे, बट उनकी मतलब ये डिफरेंट कहानी है। बट एक बेसिक बात यह है कि कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट मिलना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन भरा हुआ एनवायरमेंट नहीं। मिनिमाइज इंडिविजुअल चॉइसेस, यानी जो बच्चे की खुद की चॉइसेस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उनको इग्नोर कर दो, मिनिमाइज कर दो, उसकी चॉइस को कम ही महत्व दो, ये भी गलत है। मैक्सिमाइज ऑथेंटिसिटी ऑफ टास्क, यानी रियल टास्क कराओ, कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए, तब जाकर के बच्चा जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व होगा, यानी वो ऑथेंटिक टास्क होना चाहिए, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसी फर्जी टास्क नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा एक बार, क्या कहता है? इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम द करिकुलम, यानी एक प्रगतिशील कक्ष में जो पाठ्यचर्या है, करिकुलम क्या है? सिलेबस जस्ट एक हिस्सा होता है करिकुलम का। जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है वहां बच्चे को एक्टिव रखा जाएगा, करिकुलम भी वैसा ही बनेगा। करिकुलम सब कुछ है बच्चे का, स्कूल में कदम रखने से लेके बाहर निकलने तक, चाहे वो डांस हो, प्रेयर हो, आपका स्पोर्ट्स हो, कोई और मेहंदी कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, सिंगिंग हो गया, कुछ भी है, हर एक एक्टिविटी करिकुलम का ही हिस्सा है और सिलेबस भी करिकुलम का हिस्सा है, यानी पढ़ाई भी करिकुलर प्लस को करिकुलर दोनों एक्टिविटीज इसमें आ जाती हैं। तो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम मतलब जहां बच्चे सेंटर में है, जहां बच्चे सेंटर में है और बच्चे क्या है? एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, करके सीख रहे हैं बच्चे, वहां करिकुलम कैसा होगा? ऐसा होगा जो करके सीखने को बढ़ावा दे सके। पहला ऑप्शन रिजिड होगा, ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो बदलता नहीं है वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है समय के साथ, तो रिजिडनेस से तो नहीं चलेगा। एंड हाईली स्ट्रक्चर्ड विदाउट गिविंग एनी ऑटोनॉमी, अगेन बच्चे की ऑटोनॉमी, आजादी छीनने पे लगे हुए हैं बेचारे बच्चे की, ये तो गड़बड़ बात है। इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्रेगमेंटेड सब्जेक्ट्स, देखिए फ्रेगमेंटेड सब्जेक्ट्स यानी टूटे हुए चंक्स में नहीं होनी चाहिए, नॉलेज कनेक्टेड होनी चाहिए, फ्रेगमेंट में नहीं, कनेक्शन में बनानी है। इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, ये बात बच्चे के पक्ष में है कि बच्चे की रुचि को ध्यान में रखते हुए, उनकी क्षमताओं को, उनकी एज के एबिलिटी को, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए सिलेबस बनना चाहिए या करिकुलम डिजाइन होना चाहिए, है ना? कोई गेम भी आप आज की डेट में लेने जाएंगे दुकान से, मॉल से, कहीं से, इंटरनेट से, उसमें लिखा रहता है 3+ बच्चों के लिए है, 8 या 10 ईयर्स प्लस वाले बच्चे के लिए है, कि उसके संज्ञानात्मक स्तर और उसकी रुचि के अनुसार होगा, है ना? इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स, कभी भी टूटे फूटे टुकड़ों में आप पेश नहीं करते कोई इंफॉर्मेशन, यानी डिस्कनेक्टेड का मतलब क्या है? प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट ही नहीं होता, बस टुकड़े हैं, एक बात यहां की, एक वहां की, और
वो है ना भानुमति वाला जो एक कहावत चलती है भारत में, हाँ 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 जो भी है वो शुरुआत वाला मुझे याद नहीं आ रही उसकी लाइन, तो वो हाँ कहीं की ईंट कहीं से ये वो जोड़ डाल के कुछ भी बना दिया, ये नहीं पढ़ाने में होता, इसमें आपको कनेक्शन बिल्ड करना होता है, एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट को जोड़ना होता है, तो ये बात गड़बड़ हो जाएगी। सी ऑप्शन बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए जो करिकुलम है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एज के भी अप्रोप्रिएट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, असेसमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी इफेक्टिवली डन, यानी एक छात्र की वैचारिक स्पष्टता का आकलन प्रभावी ढंग से किस प्रकार से किया जा सकता है, बताइएगा। यानी वैचारिक स्पष्टता का मतलब क्या, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो कॉन्सेप्ट उसको पढ़ाया गया है या सीखा है उसने वो कितना क्लियर है, वो कैसे पता लगेगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, हम बच्चे को कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, उसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, इसका आकलन, इसका एक तरह का टेस्ट या जांचना कैसे संभव हो पाएगा, ये बताना है, बताइएगा। पहला ऑप्शन है आस्किंग द स्टूडेंट टू रिसाइट द डेफिनेशन, यानी जो परिभाषा है उसके रट्टे लगवा दो बच्चे से कि बेटा परिभाषा सुनाओ किसी बात की। अब उसने परिभाषा सुना दी, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, अब उससे पूछो उसका एग्जाम्पल क्या होता है कि ये तो नहीं पता, तो ये क्या हुआ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, परिभाषा याद है। तो परिभाषा सुनाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रट करके काम चल जाता है ना। कई टॉपर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे, मैं अभी कल परसों कोई तो इंटरव्यू देख रही थी, तो वो टॉपर खुद ही बोल रहे थे कि मैं रट्टा लगा लेता था, फर्स्ट आ जाता था। तो रेसिटेशन या डेफिनेशन को रटना का मतलब ये नहीं कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमेशा है। कई तो महान लोग हमारी क्लास में भी थे, मैथ्स के सवाल भी रट जाते थे, तुम थी क्या। बी ऑप्शन है आस्किंग द स्टूडेंट्स टू थिंक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट टू डेली लाइफ, यानी बच्चे को कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन कैसे करना है उस कॉन्सेप्ट का डेली लाइफ में, उससे जोड़ना है, बात एकदम सही है। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू कॉपी फ्रॉम द बोर्ड, ये एकदम बोरियत वाले तरीके थे, ये हम सब ने झेले हैं क्लास में, या मेमोराइज कर लो, नहीं, बच्चा जहां एक्टिव है सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा बच्चा जब उसको दैनिक जीवन में अप्लाई करने को कहेंगे, वही सीखेगा, वही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए एक बार फटाफट से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22। इस तरह के भी क्वेश्चन खूब आने की संभावना है पेपर में। आप प्रोग्रेसिव क्लासरूम के 4 ऑप्शन है, फिर उसमें से चूज करना होता है कि कौन सा सही है। आप प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता, मोबाइल टीचर, मोबाइल मतलब टीचर मोबाइल नहीं बन गया है, मोबाइल मतलब जो चेंज हो सके टाइम के साथ, जो कहीं भी आ जा सके, है ना, मतलब जो ढल सके, डायनेमिक हो अगर मैं कहूं तो। शिक्षक की गतिशीलता, यानी जो टीचर है वो डायनेमिक हो, एक तो क्लास में सबको एंगेज कर सके, इन्वॉल्व हो सके, और पता आप देखते हैं कई बार टीचर्स क्लास में घूमते भी रहते हैं, मतलब कि भाई किस बच्चे ने क्या कर लिया, और टाइम के साथ चेंज भी हो सके, तो डायनेमिक होना चाहिए टीचर को, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए कि भाई बच्चे अलग तरीके से सीख रहे हैं, आप सिर्फ एक ही तरीका अपना रहे हैं, या बच्चे की नीड को ही नहीं समझ रहे हैं। कोई बच्चा लेट आता है, अब उसके पीछे का रीजन क्या है ये जाने बिना आपने उसको पनिशमेंट दे दी। ऑटोनॉमी टू चिल्ड्रन, यानी बच्चों को स्वायत्ता दो, फ्रीडम दो थोड़ी, बात सही है। प्रोविजनिंग ऑफ अ लॉट ऑफ मटीरियल, यानी कि बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान अगर आप कर पाए तो बात तो कोई बुरी नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं। तो नेगेटिव क्या हुआ इसमें, भाई अगर सामग्री अगर आ सकती है तो ले आओ, अदरवाइज वैसे हम इसको इग्नोर कर देते, बट ठीक है अभी बहुत नेगेटिव ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ेंगे, इसका ऑफिशियल आंसर एक बार चेक भी करना पड़ेगा, बट आप अभी डी ही मानिएगा। ये 2 क्वेश्चन हैं आज के जिन पे डाउट की संभावना है, मुझे उतना समय आज नहीं हो पाया, मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। एक बार ऑफिशियल आंसर इन दोनों का चेक कर पाते। प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्लेसेस, वैसे जनरली मैं हमेशा ऑफिशियल के साथ चलती हूँ, जो मेरे साथ अलाइन भी करता है, बहुत रेयर ही जरूरत पड़ती है कभी, बट ये जरूरी है, फिर भी मैं इस चीज में नहीं रहती हूँ कि मैं अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ऑफिशियल में कई बार ये लोग कर देते हैं, वो नहीं होता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्लेसेस डैश एट दी सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो किस चीज को सेंटर में रखती है, बच्चे को रखेगी भाई सेंटर में, और किसको रखेगी, पेरेंट्स, एग्जाम्स, टीचर्स नहीं। शुरुआत में ही बात कर ली थी बच्चा सेंटर में, तभी तो चाइल्ड सेंटर्ड कह रहे हैं, लर्नर सेंटर्ड कह रहे हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इसी बात से तो जुड़ी हुई है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा फटाफट से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस डैश व्हेन द एक्टिविटी इज नॉट वैल्यूड बाय देम, यानी यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है, यानी बच्चे एक्टिव ही नहीं है, एक्टिविटी को वैल्यू ही नहीं दी जा रही है। तो जहां बच्चा एक्टिव नहीं है वहां कोई पॉजिटिव इमोशन थोड़ी आएगा निकल करके, मतलब बच्चे को आप एक्टिव नहीं रख रहे, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो क्यूरियस हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा, भैया एक्टिव रखने पे तो आएगा, जिज्ञासा कहां से आएगी जब बच्चा पैसे सोए जा रहा है, बोर हो गया वो तो बच्चा जहां एक्टिव नहीं है वहां बोर्डम या नेगेटिव इमोशन ही आएगा, कोई
पॉजिटिव थोड़ी आ जाएगा, एक्साइटमेंट तो पॉजिटिव है, जॉय भी पॉजिटिव है, क्यूरियोसिटी भी पॉजिटिव है, तो ये तो बेसिक बात है, बोरियत। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।